राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947 स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम वर्षों का घटनाक्रम बताते बताते आज मैं कुछ एपिसोड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद सेना को ले रहा हूँ। कल हमने देखा कि कैसे पिछले एपिसोड में जापानी जो मेजर थे तकाशी, वो किस प्रकार से नेताजी सो रहे थे, उन्होंने उनको जगा करके बताया कि कैसे कैसे गांव मीगतिल्ला जहां पर वो ठहरे थे वो घेर लिया गया है और क्या क्या वो साथ उनके पास जो थी जानकारी थी। बड़ा ही एक भयंकर चुनौती थी, भयंकर सूचना थी। जापानी मेजर तकाशी ने ये भी बताया कि अंग्रेजी सेना मीगतिल्ला की ओर शीघ्र ही कूच करने वाली है और यदि कुछ मिनटों के अंदर मीगतिल्ला ना छोड़ा गया तो सब के सब मारे जाएंगे या पकड़ लिए जाएंगे। खतरा बहुत बड़ा था। यदि शीघ्र ही वे मीगतिल्ला नहीं छोड़ते तो कुछ ही मिनटों में अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश सेना पहुंच जाती और फिर किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं था, क्योंकि केवल 20 राइफलधारी सैनिक ही केवल सुभाष नेताजी के साथ बख्तरबंद गाड़ियों की विशाल अंग्रेजी सेना का मुकाबला कैसे करते। यदि वे मीगतिल्ला छोड़ने का निर्णय करते हैं तो उन्हें दिन में कार से सफर करना पड़ता है। सड़कें काट डाली गई थीं और दिन में शत्रु पक्ष के बमबर्षक अपने शिकार की खोज में मंडराने लगते थे। उनके सामने केवल दो ही विकल्प थे नेताजी के सामने, मीगतिल्ला में ही रहते हुए शत्रुओं के साथ युद्ध करें और वीरगति प्राप्त करें। दूसरा था मीगतिल्ला से किसी सुरक्षित स्थान की ओर तत्काल बढ़ जाते। एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। नेताजी ने तत्काल निर्णय लिया कि हम लोग सड़क के रास्ते ही अंग्रेजी सेना के घेरे को तोड़कर निकल जाने में हमें सफलता मिल जाती है तो अच्छा ही है, अन्यथा हम शत्रु के साथ संघर्ष करते हुए बलिदान की मृत्यु का वर्ण करेंगे। निर्णय सभी को अच्छा लगा और केवल 10 मिनट के अंदर ही तैयार होकर वे चलने लग पड़े। नेताजी के दल के सामने अब एक समस्या थी। उन लोगों के पास केवल एक कार थी और इस दल में 25 लोग थे। 20 तो राइफलधारी ही थे और बाकी और भी लोग थे, लेकिन कार के अंदर केवल 4 व्यक्ति ही बैठने का स्थान था। कौन से 4 व्यक्ति कार के अंदर बैठे, इसका निर्णय तो नेताजी को ही देना था। नेताजी ने अपने साथ अपने निजी डॉक्टर कर्नल राजू को लिया। नेताजी और ये दूसरे ही हो गए। तीसरा स्थान उन्होंने जापानी संपर्क अधिकारी को दिया और चौथे स्थान के लिए उन्होंने मेजर जनरल शाहनवाज खां को चुना। कार के अंदर हथगोले तथा अन्य सामग्री भर ली गई। शेष दल को मीगतिल्ला में ही रहने का आदेश दिया। नेताजी की कार चल पड़ी। कार के अंदर बैठे हुए सभी व्यक्ति यद्यपि प्रसन्न मुद्रा में थे, पर स्थिति की गंभीरता के कारण सभी मौन थे। कोई किसी के साथ बोल नहीं रहा था। सभी के मन में एक ही विचार चल रहा था कि शायद आज जीवन का अंतिम दिन है, या तो वो बमबर्षा का शिकार हो जाएंगे या लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त कर लेंगे, पर आज अंतिम दिन है।
कार में ड्राइवर की सीट के पास कर्नल राजू बैठे थे और वे दोनों हाथों में एक एक हथगोला लिए हुए थे। वे बहुत सतर्क होकर सामने देखते जा रहे थे कि कहीं टूटी हुई सड़क तो नहीं है या कार रोकने के लिए अवरोध तो नहीं उत्पन्न नहीं किया गया है। जापानी संपर्क अधिकारी आधा कार के अंदर और आधा कार के बाहर बैठे थे। उसके हाथ में टॉमी गन थी। दूसरा पैर फुटबोर्ड पर रखा हुआ था और बार बार वो बाहर की तरफ झांक रहे थे कि किसी शत्रु के वायुयान टो तो नहीं ले रहे। ये इसलिए भी आवश्यक था करना कि क्योंकि कार की आवाज के कारण अंदर बैठे हुए व्यक्ति को हवाई जहाज की आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी। पिछली सीट में एक और नेताजी बैठे थे और उनकी गोद में टॉमी गन भरी हुई थी, तैयार थी। नेताजी के पास ही मेजर जनरल शाहनवाज खान बैठे हुए थे और उनके पास भरी हुई ब्रेन गन थी। ये दोनों भी अपने अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। हाँ, कहीं कोई घात लगाए तो नहीं बैठा। कार आगे बढ़ रही थी। सबके मन में केवल एक ही विचार था कि युद्ध या बम वर्षक का शिकार। अपने हाथ में कुछ नहीं था। चलने से पहले उन्होंने एक निर्णय पहले कर लिया था कि हम सबसे पहले इंद्रव गांव में पहुंचना है हमको, जो मीरतिला से 20 मील दक्षिण में था। उसे उनका सौभाग्य समझा जाए या कोई चमत्कार कि 20 मील का ये फासला, ये रास्ता उन्होंने 40 मिनट में ही तय कर लिया था। और इस बीच उनकी गाड़ी को ना तो कहीं रोका गया और ना ही कहीं शत्रु के वायुयान ही दिखाई दिए। जैसे ही वे इंद्र गांव पहुंचे कि 5 मिनट के पश्चात ही शत्रु के बम वर्षक गांव के ऊपर मंडराकर भयंकर बम वर्षा करने लगे। ऐसा लगता था जैसे वहां नेताजी की उपस्थिति का पता चल गया है। तभी तो वो घात लगाकर और इस प्रकार से बैठे थे, घात लगाकर कि मशीन गनों से गोलियों की बौछार हो रही थी। हवाई जहाज पर गांव पर बहुत से वायुयान तो मंडरा रहे थे। एक एक वायुयान में 12-12 मशीन गनें लदी हुई थी, लोडेड थी और वो 10 इंच लंबे कारतूसों का प्रयोग कर रहे थे। ये कारतूसों का प्रयोग कब होता है, किन पर होता है? टैंक, रेल इंजन या बख्तरबंद गाड़ियों पर यह प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब प्रयोग किस पर हो रहा था? आजाद हिंद फौज पर। अब जो प्रयोग हो रहा था, आजाद हिंद फौज को ब्रिटिश सेना ने यह मान लिया था कि ये सबसे बड़े दुश्मन हैं और इनको अभी मिटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनके होते हुए हम इस देश के अंदर नहीं रह सके थे। वही हुआ। आजाद हिंद फौज का ये प्रयास उनकी कफन पर अंतिम कील ही सिद्ध हो रहा था। संघर्ष और आगे तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है। अंतिम वर्षों के संघर्ष को आप देखिए, 1931 से 1947 तक एक भी कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं हुआ। एक 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ आंदोलन, वो 14 दिन चला और नेता सब अंदर धर लिए गए। वो चलना नहीं चलना एक समान था। जब इटली को पूछा गया, भी आपने एकदम क्यों भारत छोड़ने का निर्णय लिया? इटली यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के
लंदन के उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने जवाब दिया था, नौसेना का विद्रोह, अब हम समुद्र के रास्ते भी भारत के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। बीच में सभी जगह भारतीय ब्रिटिश रॉयल जो नेवी है, अब थे तो भारतीय लोग ने, मैक्सिमम लोग, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। मैंने मुंबई का और ढाका का वो सारा एक एक दिन का उनकी लड़ाई भी दिखाई थी, और ये भी मैं एक एक लड़ाई दिखाने जा रहा हूं आपको। नेताजी तो साथ साथ चलेंगे ही, इसका विषय ही नेताजी और आजाद हिंद फौज है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड इसके इसलिए भी बनेंगे कि ये युद्ध हम कहते हैं आजाद हिंद फौज लड़ी, कैसे लड़ी, कहां लड़ी, किन स्थितियों में लड़ी, क्या उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए, शौर्य और वीरता के क्या बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए, और किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में कितने बड़े बलिदान हुए। अभी 2 एपिसोड पहले या पिछले एपिसोड में जो एक रानी झांसी ब्रिगेड बना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, दुनिया का पहला जापानी लेडीज का एक था, और दूसरा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो सिंगापुर में बनाया था। वो लक्ष्मी सहगल जिसकी सेनापति थी, वो भी इस युद्ध के लीड कर रही थी। और ये रानी लक्ष्मी जो झांसी की रानी ब्रिगेड जिसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल कर रही थी, इन्होंने क्या क्या कारनामे किए, ये सारे के सारे सैनिक कहाँ कहाँ बलिदान हुए, किस प्रकार से लड़े, ये बहुत लंबी दास्तां है। मेरी कोशिश है कि एक एक दिन के युद्ध की, एक एक युद्ध की और एक एक घटना की, आजाद हिंद फौज की बातों को मैं आपके सामने लाऊं। मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।